सूट के बाद मॉडल्स दूसरे सूट के लिए जा चुकी थी और चांदनी वहीं बैठी बोर हो रही थी। उसने सोचा अब क्या करूं। हाँ, भाई के पास चली जाती हूँ। ऐसा सोचकर उसने फोटोग्राफर को बताया और टॉप फ्लोर की ओर बढ़ गई जहाँ निखिल था। इधर निखिल अपने ऑफिस में था और सामने रियान बैठा था। दोनों नए शो पर चर्चा कर रहे थे। निखिल रियान से नैना के बारे में पूछना चाहता था। फिर उसने सोचा कि अभी इस समय रियान से उसका बिजनेस रिलेशन है, ना कि दोस्त के भाई का। इसलिए उसने कुछ ना कहना ही ठीक समझा। तभी चांदनी बड़ी खुशी से अंदर आई और बोली, भाई आपको पता है सूट कितना अच्छा रहा। वो अपनी बातों में इतनी मगन थी कि उसने ध्यान नहीं दिया कि सामने रियान बैठा है। जब उसने रियान को देखा तो उसका चेहरा अचानक शांत हो गया। भाई सॉरी, मैंने देखा नहीं कि आप बिजी हैं। ठीक है, मैं बाद में आती हूँ, चांदनी ने थोड़ी हिचकिचाहट के साथ कहा और वहां से जाने लगी। लेकिन निखिल ने उसे आवाज दी और मुस्कुराते हुए कहा, रुको, हम थोड़ी देर में घर चलेंगे, तब तक तुम यहीं बैठ जाओ। उसकी बात पर चांदनी चुपचाप सोफे पर बैठ गई। चांदनी को यहाँ देखकर रियान को ताज्जुब हुआ और उसने ज्यादा सोचे बिना पूछ ही लिया, तुम यहाँ क्या कर रही हो। रियान की बात पर चांदनी ने उसकी तरफ देखा और सीधा सा जवाब दिया, मैं यहाँ किसी काम से आई थी। अच्छा, तुम्हें यहाँ क्या काम था, रियान ने मजाक करते हुए पूछा, क्योंकि उसके हिसाब से चांदनी जैसी भंजी टाइप लड़की का यहाँ भला क्या काम होगा। चांदनी कुछ कह पाती उतने में सामने से निखिल की आवाज आई, चांदनी यहाँ मेरे किसी काम से आई थी। हाँ, रियान ने बस इतना कहा। लेकिन चांदनी, उसे तो वैसे भी रियान पसंद नहीं है। अब उसने इतराते हुए पूछा, वैसे तुम यहाँ क्यों आए हो, ये बात तुम्हें निखिल से पूछनी चाहिए। उसने सही जवाब न देकर फिर गोलमोल जवाब दिया, रियान मेरे शो का लीड मॉडल है। इस बार फिर निखिल ने जवाब दिया और रियान स्टाइल से उसे देखने लगा। चांदनी ने भी हल्की मुस्कान दी, लेकिन फिर अपनी नजरें फेर लीं। कुछ देर बाद चांदनी, निखिल और रियान उस कमरे में वापस पहुंचे जहां पहले शूट चल रहा था। अब वहां सेटअप बदल चुका था और ऐसा लग रहा था कि किसी और फोटो शूट की तैयारी हो रही थी। चांदनी खुशी से बोली, क्या यहाँ कोई नया शूट होने वाला है। उसकी एक्साइटमेंट देखकर निखिल मुस्कुराया, लेकिन तभी उसे एक कॉल आया, तुम यहीं वेट करना, मैं अभी आता हूँ। उसने चांदनी से कहा और वहां से बाहर चला गया। रियान की नजरें चांदनी पर थीं, जिन्हें देख वो अजीब फील कर रही थी। जब उससे रहा नहीं गया तो वो रियान के पास गई और गुस्से से बोली, तुम मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हो, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। रियान ने जवाब न देकर पलटकर सवाल पूछा, जैसे गलती चांदनी की हो। चांदनी ने मुंह बना लिया, हाँ है प्रॉब्लम। मेरी मर्जी के बिना तुम मुझे नहीं देख सकते, वरना। उसने लगभग तेज आवाज में धमकाया। रियान को भी ताव आ गया, वरना क्या, उसने भी चैलेंज करते हुए कहा। चांदनी ने अपनी कमर पर हाथ रखकर इतराते हुए कहा, वरना मैं भाई से तुम्हारी शिकायत करूंगी और वो तुम्हें शो से बाहर कर देंगे, समझ गए। रियली, रियान ने साथे मुस्कान के साथ कहा। उसे पता है यह शो निखिल के लिए कितना इम्पोर्टेंट है और वो किसी के भी कहने से रियान को बाहर नहीं कर सकता। रियान की मुस्कान देखकर चांदनी गुस्से से अपना मुंह फेर कर खड़ी हो गई। वो खुद में बड़बड़ाती रही। तभी निखिल वापस आया और वो थोड़ा परेशान लग रहा था। रियान, आज वो फीमेल मॉडल आ नहीं पाएगी। अगर पॉसिबल है तो इसे नेक्स्ट डे के लिए शेड्यूल करें। कल मुझे किसी दूसरे सूट के लिए जाना है, ये आज ही करना होगा। जैसे भी हो तुम्हें आज ही अरेंज करना पड़ेगा। रियान ने सीधा सा जवाब दिया और वहीं किसी जगह बैठ गया। फोटोग्राफर ने भी कहा, सर ये सूट आज ही करना होगा। कल हमें फिर ये सारा पूरा सेटअप तैयार करना पड़ेगा और टीम भी बुलानी पड़ेगी। अब इतनी जल्दी मॉडल कहाँ से अरेंज होगी, निखिल ने हल्की आवाज में कहा। तभी फोटोग्राफर ने कुछ सोचते हुए कहा, सर अगर आप कहें तो हम मैम के साथ ये शूट कर सकते हैं, बाद में एडिट कर लेंगे। फोटोग्राफर की बात सुनकर चांदनी के कान खड़े हो गए और उसने घबराते हुए कहा, क्या, नहीं भाई, मैं कैसे। चांदनी को इस तरह घबराते हुए देख रियान को हंसी आ गई। लेकिन निखिल ने एक गहरी सांस ली और सोच में पड़ गया, क्योंकि यह सूट आज ही होना जरूरी था, वरना उसका नुकसान हो जाएगा। मगर वो चांदनी को भी फोर्स नहीं करना चाहता था, क्योंकि वो जानता है कि चांदनी कंफर्टेबल नहीं होगी, वो भी रियान के साथ। निखिल को परेशान देखकर चांदनी को बुरा तो लगा, लेकिन उसे रियान के साथ सूट करना अजीब लग रहा था। उसने थोड़ी हिम्मत जुटाई, फिर एक गहरी सांस ली और कहा, भाई मैं तैयार हूँ, क्या तुम कर पाओगी। निखिल ने हैरानी से कहा तो चांदनी ने हाँ में सिर हिलाने लगी। थैंक यू चांदनी। निखिल ने राहत की सांस ली और चांदनी को चेंज करने के लिए एक रूम में भेजा, जहां एक मेकअप आर्टिस्ट भी मौजूद थी।
निखिल फोटोग्राफर को देख मुस्कुराया, लेकिन अब उसे इस बात की फिक्र थी कि जब विवेक को पता चलेगा तो वो नाराज ना हो जाए। आहूजा मिला। विवेक आज जल्दी घर आया। वो चांदनी को खुश करना चाहता था, क्योंकि कल की बात पर वो नाराज थी। उसके हाथ में कुछ पैकेट्स थे, जिनमें चांदनी के लिए ही कुछ था, और विवेक को पता था वो सब देखकर चांदनी बहुत खुश होगी। विवेक मुस्कुराते हुए अपने कमरे में आया तो देखा कि चांदनी वहां नहीं थी। उसने बालकनी में देखा तो वो उधर भी नहीं थी। फिर उसे ख्याल आया शायद वो माधुरी भाभी के कमरे में होगी। जैसे ही वो नीचे हॉल में आया, उसने देखा माधुरी खुद अपने कमरे से बाहर आ रही थी। भाभी, चांदनी कहाँ है? विवेक ने पूछा। माधुरी मुस्कुराते हुए बोली, वो तो निखिल के साथ गई है, किसी फोटो शूट के लिए। फोटो शूट? विवेक हैरानी से बोला। तो माधुरी ने उसे सब बता दिया। विवेक ने हामी भरी और तुरंत निखिल के ऑफिस की ओर चल पड़ा। वो थोड़ा हैरान था, क्योंकि चांदनी या निखिल किसी ने भी उसे इस बारे में कुछ नहीं बताया था। फिर भी वो मुस्कुराते वहां से चला गया कि उसे देखकर चांदनी कितना खुश हो गई। निखिल के ऑफिस में चांदनी चेंजिंग रूम में है और अपने सामने रखी ड्रेस देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वो एक स्लीवलेस स्ट्रेप वाला गाउन था, जिसमें थाई की तरफ से एक स्लिट थी। वो ड्रेस बहुत ज़्यादा स्टाइलिश होने के साथ साथ काफ़ी रिवीलिंग भी थी। चांदनी तुरंत बाहर आई और उस ड्रेस को मेकअप आर्टिस्ट को दिखाकर हिचकिचाते हुए कहा, ये कैसी ड्रेस है, मैं ये नहीं पहन सकती। उसकी बात पर मेकअप आर्टिस्ट बोली, मैम फोटो शूट के लिए आपको यही पहनना पड़ेगा। लेकिन कैसे? चांदनी ने खुद से कहा। फिर उदास हो गई, लेकिन फिर उसने सोचा कि अगर आज ये सूट नहीं हुआ तो भाई का नुकसान हो जाएगा, और उसने निखिल को हाँ भी बोल दिया है। अब ना करेगी तो उसे बुरा भी लगेगा। यही सोचकर वो चेंजिंग रूम गई और उस ड्रेस को पहनकर बाहर आकर मेकअप आर्टिस्ट के सामने चेयर पर बैठ गई। कुछ देर में चांदनी पूरी तरह से रेडी थी। उसके लंबे बाल कर्ल किए हुए थे और चेहरे पर हल्का सा मेकअप। इस वक्त वो बहुत ज्यादा ग्लैमरस लग रही थी, लेकिन चांदनी का चेहरे से उसकी घबराहट साफ झलक रही थी। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थी और उसके मन में बस यही सवाल था कि वो इस ड्रेस में कैसे फोटो शूट करेगी, वो भी रियान के साथ। उसने एक पल को गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। नीचे स्टूडियो में रियान चेंज करके रेडी है। उसने भी रेड कलर का सैटिन शर्ट और ब्लैक स्मार्ट पैंट्स पहनी है। उसकी शर्ट के ऊपर के कुछ बटन्स खुले हैं, जिनमें उसकी चेस्ट साफ नजर आ रही थी। वो इस वक्त बहुत हैंडसम लग रहा था। निखिल अपनी टीम के साथ कुछ डिस्कस कर रहा था कि चांदनी अपने नाखून चबाते हुए वहां दाखिल हुई। तभी रियान की नज़र उस पर पड़ी और वो उसे देखता ही रह गया। चांदनी ने एक रेड कलर का स्ट्रेप वाला सेटिन गाउन पहना था, जिसमें थाई की तरफ एक स्लिट थी और उसकी गोरी टांगें नजर आ रही थी। वो बहुत ज़्यादा हॉट लग रही थी और उसे देखकर एक पल को तो रियान का दिमाग भी चकरा गया था। लेकिन फिर रियान ने देखा कैसे चांदनी अपने बालों को बार बार कंधे पर फैलाकर खुद को कवर करने की कोशिश कर रही थी, और रियान उसकी मासूमियत पे खोसा गया। फिर उसने अपने ख्यालों को झटका और निखिल से कहा, चांदनी आ गई। चांदनी को देख निखिल उसके पास गया, लेकिन वो उससे नजर चुरा रहा था, क्योंकि चांदनी को इस तरह देखकर वो खुद भी नर्वस हो रहा था। भाई, मुझे डर लग रहा है, चांदनी ने धीरे से कहा, और उसे इतना घबराते देख निखिल ने प्यार से समझाते हुए कहा, देखो डरने की बात नहीं है, बस रिलैक्स रहो। चांदनी बहुत घबराई हुई सी वहां खड़ी थी कि तभी उसकी नजर सामने खड़े रियान पर पड़ी, जो उसे ही देख रहा था। वो इस वक्त बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था और चांदनी की नज़रें उस पर जमसी गईं। ये बात रियान के साथ साथ निखिल भी महसूस कर रहा था। निखिल ने अपना गला साफ किया तो चांदनी अपने ख्यालों से बाहर आई और इधर उधर देखने लगी। कुछ मिनटों में चारों तरफ कैमरे और लाइट्स की चमक थी और एक टीम फोटो शूट के लिए तैयार थी। जहाँ चांदनी काफ़ी घबराई सी थी, वहीं रियान उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। उसकी नज़रें तो बस चांदनी पर टिकी थी। चांदनी और रियान फोटो शूट के लिए सामने आए तो फोटोग्राफर ने कहा, ओके रियान, तो मैम के साथ क्लोज पोज लेना शुरू करो। यह एक फैशनेबल कपल फोटो शूट है, तो कनेक्शन दिखाना चाहिए। रियान ने चांदनी की कमर पर हाथ रखना चाहा, लेकिन उसकी हालत देखकर रियान ने निखिल के अलावा बाकी सबसे कहा, आप सब थोड़ी देर के लिए बाहर जाओ, मुझे चांदनी से कुछ बात करनी है। क्या बात करनी है? चांदनी चौंकते हुए बोली। तो रियान ने फिर सबको हाथ से जाने का इशारा किया। निखिल ने एक नज़र चांदनी को देखा और शांत होने का इशारा किया,
क्योंकि वो समझ गया रियान उसे कंफर्ट करना चाहता है। रियान ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, तुम्हें इतनी घबराहट क्यों हो रही है? ये तो बस एक फोटो शूट है। उसकी बात पर चांदी ने उसकी ओर देखा और धीरे से कहा, वो मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है। क्या अजीब? ये ड्रेस? रियान ने कैजुअली कहा तो चांदी ने हाँ में अपना सिर हिलाया। रियान समझाते हुए बोला, कुछ अजीब नहीं है, तुम बहुत अच्छी लग रही हो। यह सुनकर चांदी रियान को देखने लगी तो वो मुस्कुराते हुए बोला, ज्यादा मत सोचो, बस अपना काम करो। फिर मजाकिया अंदाज में बोला, अभी तो तुम मुझे सूट से निकालने वाली थी, अब क्या हुआ? चांदनी उसकी बात पर हल्की मुस्कान नहीं रोक पाई, लेकिन फिर भी उसने अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश की। चांदनी धीरे से बोली, वो तो मैं ऐसे ही बोल रही थी, सच में थोड़ी ही ऐसा करूंगी। उसकी बात पर रियान मुस्कुराने लगा। निखिल ने सब कुछ नोटिस किया और उसने धीरे से कहा, चांदनी बस अपने काम पर फोकस करो, यह एक प्रोफेशनल सूट है और मैं जानता हूँ तुम इसे बहुत अच्छे से कर सकती हो। चांदनी ने हौसला जुटाकर सिर हिलाया और खुद को तैयार किया। वो जानती थी कि यह सूट कितना जरूरी है और भले ही वह इस वक्त वो थोड़ी डरी हुई थी, फिर भी उसे निखिल के लिए इसे करना ही था। चांदनी और रियान दोनों फिर से फोटो शूट के लिए सामने आए। फिर बाकी सब भी वहां आ गए। चांदनी कोशिश कर रही थी कि सब प्रोफेशनली हो, लेकिन उसकी बॉडी लैंग्वेज में हल्की झिझक साफ दिख रही थी। फोटोग्राफर ने उन्हें शूटिंग के लिए पोजीशनिंग के बारे में बताया और उसके कहने पर चांदनी और रियान दोनों ने कैमरे की तरफ देखा। रियान और चांदनी को एक दूसरे के बेहद करीब खड़ा होना था और उनके बीच एक इंटेंस केमिस्ट्री दिखानी थी। चांदनी ने अपनी जगह ली, लेकिन रियान के इतने करीब खड़े होने से उसकी घबराहट फिर से बढ़ गई। आराम से रहो, बस इसे एक्टिंग समझो, रियान ने धीरे से कहा तो चांदनी ने हाँ कहा। और जैसे ही रियान ने चांदनी की कमर पर हाथ रखा, उसकी सांसें भारी हो गईं। उसके हाथ कांपने लगे तो रियान ने पूछा, सब ठीक है ना? चांदनी एक पल को एकदम चौंक गई थी, लेकिन फिर उसने खुद को रिलैक्स करने की कोशिश की और रियान के कंधे पर हाथ रखा। दोनों कैमरे के सामने पोज देने लगे कि तभी फोटोग्राफर ने कहा, थोड़ा और करीब आओ, ज्यादा नेचुरल दिखो, थोड़ी इंटेंसिटी दिखाओ। ये सुनकर चांदनी की आंखें चमकने लगीं। फोटोग्राफर की बात पर रियान ने धीरे से चांदनी को कमर से पकड़कर अपने करीब खींचा तो चांदनी ने अपनी मुट्ठियां कस लीं और अपनी सांसें रोकते हुए प्रोफेशनल दिखने की कोशिश करने लगी। चांदनी की गर्म सांसें रियान को अपने सीने पर महसूस हो रही थी, जिससे उसकी घबराहट का अंदाजा लगाया जा सकता था। रियान ने धीरे से चांदनी के कान में कहा, डरो मत, मैं तुम्हें खाने वाला नहीं हूँ। रियान की बात पर चांदनी के चेहरे पर एक हल्की सी ही सही लेकिन मुस्कान आ गई। ये देखकर रियान ने कहा, हाँ ऐसे ही स्माइल करती रहो, तुम बहुत अच्छा कर रही हो। रियान की बातें और स्माइल देखकर चांदनी काफी रिलैक्स हो गई थी और जैसे जैसे सूट आगे बढ़ता गया, चांदनी की झिझक थोड़ी कम हो गई। अब उसे रियान के साथ घबराहट नहीं, बल्कि एक फ्रेंडली फीलिंग आने लगी थी और वो रियान के साथ एक नेचुरल बॉन्ड महसूस कर रही थी। फोटोग्राफर को भी यही चाहिए था, रियान और चांदनी की केमिस्ट्री और एक नेचुरल बॉन्ड, जो इस फोटो शूट के लिए किसी भी कपल में होना चाहिए। स्टूडियो में सब कुछ सही चल रहा था कि तभी वहां का दरवाजा हल्का सा खुला और विवेक अंदर आया। उसे इस सूट के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और जैसे ही उसकी नज़र सामने पड़ी, वो हैरान रह गया। चांदनी और यान इतने करीब खड़े थे कि विवेक को एक पल के लिए झटका सा लगा। उसकी सांसें थम गईं और उसके चेहरे पर गुस्से की लहर दौड़ पड़ी। उसने खुद को संभाला, लेकिन उसकी मुट्ठियां कस गई थीं। व्हाट्स गोइंग ऑन हियर? विवेक की कड़कती हुई आवाज ने सभी का ध्यान उसकी तरफ खींचा। चांदनी और रियान दोनों ने उसकी तरफ देखा और चौंक गए। जहां चांदनी की आंखों में घबराहट और डर साफ झलक रहा था, वहीं रियान के चेहरे पर एक साथ मुस्कान थी, जैसे उसे कोई फर्क ही ना पड़ा हो। चांदनी तुरंत हड़बड़ाते हुए रियान से दूर हटी और विवेक की तरफ बढ़ गई, लेकिन विवेक ने हाथ दिखाकर उसे रोका। निखिल, कुछ कहोगे? विवेक ने गुस्से से कहा, लेकिन उसकी नजर रियान को घूर रही थी। स्टूडियो में एक गहरी चुप्पी छा गई थी। निखिल और चांदनी, किसी ने भी नहीं सोचा था कि विवेक इस समय यहाँ आ जाएगा। विवेक का गुस्सा देखकर निखिल की हालत खराब हो गई। उसने सबको बाहर जाने को कहा और कुछ ही पल में सब वहां से चले गए। बताया क्यों नहीं? विवेक ने गुस्से से पूछा। उसकी आवाज में कड़कपन था। निखिल बस इतना ही बोल पाया, विवेक देख, बताया क्यों नहीं कि फोटोशूट इसके साथ होने वाला है। विवेक ने निखिल की बात बीच में ही काट दी। उसकी आवाज और तेज हो गई,
रियान ने बिना झिझक के कहा। विवेक, इतना बड़ा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। यू जस्ट शट अप, विवेक ने गुस्से से कहा और चांदनी की तरफ देखा। चांदनी की आंखें नम थी, उसने सिर झुका दिया और धीमे से कहा, सॉरी। विवेक ने गहरी सांस ली और बिना कुछ कहे वहां से जाने के लिए मुड़ गया। चांदनी भी उसके पीछे दौड़ पड़ी। रुकिए, सुनिए तो। और उसने विवेक का हाथ पकड़ लिया। गेट लॉस्ट, विवेक ने चांदनी का हाथ झटकते हुए कहा। उसे चांदनी पर ऐसे गुस्सा करते देख निखिल ने कहा, विवेक शांत हो जा, कम से कम उसके साथ ऐसा तो बिहेव मत कर। अब तू बताएगा मुझे मेरी बीवी के साथ क्या करना है और क्या नहीं, विवेक ने गुस्से से कहा। निखिल समझाते हुए बोला, विवेक, चांदनी ने यह सब मेरे कहने पर किया है, इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। गलती उसकी नहीं, मेरी थी निखिल। मैंने तुझे इतनी छूट दी कि तू अपनी हदें भूल गया, विवेक ने गुस्से से निखिल को जवाब दिया। विवेक जानता भी है तू क्या बोल रहा है, निखिल ने हैरानी से कहा। हाँ, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मेरा दोस्त और मेरी बीवी मुझसे अब बातें छिपा रहे हैं, तो मैं क्या चुप रहूं, विवेक ने गुस्से से कहा और चांदनी की ओर इशारा किया। देखिए आप, चांदनी ने रोते हुए कहा। क्या देखूं? हाँ, विवेक ने गुस्से से चांदनी की बात काट दी। और कुछ बचा है दिखाने के लिए? उसकी बात पर चांदनी की आंखों से आंसू बहने लगे। रियान, जो तब से ये सब बातें सुन रहा था, वो विवेक के पास आया और बोला, विरोध चिल कर, यह सिर्फ एक फोटो शूट ही था। डोंट इंटरफेयर, विवेक ने कहा तो रियान ने नाराजगी से जवाब दिया। लिसन, विवेक, हमारे बीच की प्रॉब्लम को इस जगह मत लेकर आओ। चांदनी और मैं बस एक फोटो शूट का हिस्सा है, बाकी कुछ नहीं है। और कुछ हो भी नहीं सकता, क्योंकि वैसा कुछ होने से पहले मैं तेरी जान ले लेता, समझा? विवेक ने रियान की आंखों में आंखें डालते हुए अपनी सर्द आवाज में कहा। रियान और निखिल दोनों विवेक की बात पर बिल्कुल खामोश हो गए। अगली पल विवेक ने चांदनी का हाथ कसकर पकड़ा और उसे खींचते हुए अपने साथ बाहर ले जाने लगा। निखिल ने विवेक को आवाज लगाई, लेकिन वो चांदनी को लेकर तेजी से चला गया। विवेक ने कार का डोर ओपन किया और चांदनी को जबरदस्ती उसमें बैठाया और फिर खुद भी कार में बैठ गया। चांदनी बहुत ज्यादा डरी हुई थी। उसने विवेक को समझाने की कोशिश की और इतना ही कहा, देखिए, विवेक ने गुस्से में कहा, जस्ट शट अप, आई एम योर ब्लडी हस्बैंड। मुझे बताना भी जरूरी नहीं समझा? क्या मेरा यह जानने का भी राइट नहीं है कि मेरी बीवी आखिर कहाँ है, किसके साथ है और क्या करने वाली है? देखिए, माफ कर दीजिए, मैं आपको बताने वाली थी, चांदनी ने रोते हुए कहा। तो विवेक चिल्लाते हुए बोला, क्या बताने वाली थी तुम? हाँ, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि उस अजान से दूर रहना। लेकिन विवेक ने जोर से स्टीयरिंग पर हाथ मारा तो पहले की ही तरह उसके हाथ में एक कट हो गया था और उसमें से खून बहने लगा था। चांदनी बहुत ज्यादा घबरा गई, क्योंकि आज से पहले उसने विवेक का ये रूप नहीं देखा था। वो समझ नहीं पा रही कि आखिर उसे कैसे समझाए, क्योंकि विवेक इस वक्त कुछ भी सुनने या समझने की हालत में नहीं है। आपको चोट लग गई है, प्लीज सुनिए, देखिए खून बहुत बह रहा है, चांदनी ने रोते हुए कहा। लेकिन विवेक ने उसकी बात अनसुनी कर दी। विवेक ने कार स्टार्ट की और तेजी से कार चलाने लगा। उसकी स्पीड इतनी थी कि चांदनी के लिए खुद को संभालना मुश्किल हो रहा था। प्लीज थोड़ी धीरे चलाइए, चांदनी ने डर के मारे कहा। लेकिन तेज स्पीड से उसकी घबराहट और बढ़ गई। मुझसे बातें छुपाने में तो तुम्हें डर नहीं लगा, विवेक ने चिल्लाते हुए कहा। विवेक ने गुस्से से स्टीयरिंग व्हील को कसकर पकड़ा हुआ था। उसकी आंखों में गुस्सा और दर्द साफ झलक रहा था। उसके सामने सड़क थी, लेकिन उसका ध्यान सामने से आती कार्स पर नहीं, बल्कि रियान और चांदनी में ही अटका हुआ था। चांदनी जो पास वाली सीट पर बैठी थी, उसके दिल की धड़कनें जैसे तेजी से दौड़ रही थी। उसकी हर सांस भारी होती जा रही थी, मानो कोई अनहोनी उसके सामने खड़ी हो। उसकी घबराई हुई आंखें बार बार विवेक के चेहरे की तरफ और सड़क की तरफ देख रही थी। प्लीज कार धीरे चलाइए, मुझे चक्कर आ रहे हैं, चांदनी ने रोते हुए कहा। लेकिन उसकी आवाज विवेक के गुस्से के सामने कहीं खो गई। उसकी कार तेज रफ्तार से सड़क पर दौड़ रही थी, मानो वो अपने गुस्से को कार की स्पीड में निकाल रहा हो। सड़क के दोनों किनारे धुंधले होते जा रहे थे और गाड़ियों की तेज लाइट्स आंखों में चमकती हुई महसूस हो रही थी। जैसे ही विवेक ने एक तीखे मोड़ पर तेजी से गाड़ी घुमाई, उसका ध्यान कुछ पलों के लिए भटक गया। उसी समय सामने की तरफ से आती लाइट अचानक से और तेज हो गई और तभी चांदनी ने देखा कि एक बड़ा भारी ट्रक सामने से उनकी तरफ आ रहा है। सामने देखिए, ट्रक, चांदनी ने घबराहट में चिल्लाते हुए कहा। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी
विवेक ने स्टीयरिंग व्हील को जोर से घुमाने की कोशिश की, लेकिन ट्रक और उनकी कार के बीच की दूरी बहुत कम हो चुकी थी। विवेक ने ब्रेक पर जोर से पैर मारा, पर रफ्तार इतनी तेज थी कि कार ने कंट्रोल खो दिया। कार बुरी तरह से ट्रक से टकराई और एक जबरदस्त आवाज हुई। कार सड़क पर गोल गोल घूमती हुई एक पेड़ से डायरेक्ट टकराई। हर जगह टूटे हुए शीशे और लोहे के टुकड़े बिखर गए। कार का आगे का हिस्सा पूरी तरह से पिचका हुआ था और एयरबैग फटने के बाद भी टक्कर की मार इतनी जबरदस्त थी कि चांदनी का सिर डैशबोर्ड से टकराया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। विवेक का सिर स्टीयरिंग से टकरा गया और उसके सिर से खून बहने लगा। उसका शरीर बेहोशी की हालत में कार की सीट से झूल गया। चांदनी की चीखें हवा में घुल चुकी थीं। विवेक की हालत बुरी तरह खराब हो चुकी थी और खून की बूंदें धीरे धीरे कार के फर्श पर टपक रही थीं। सड़क अब शांत थी, लेकिन उस हादसे के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। कार के शीशे टूट गए, कार का अगला हिस्सा बुरी तरह पिचक गया और हर जगह धुआं और धूल का बादल छा गया। मदद के लिए कोई उनके पास नहीं था और दोनों की हालत गंभीर थी। अब तक निखिल भी वहां पहुंच चुका था, क्योंकि वो विवेक की लोकेशन ट्रेस कर रहा था। जैसे ही निखिल लोकेशन पर पहुंचता है, उसके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं। उसकी आंखों के सामने का मंजर भयानक था। कार का बुरी तरह पिचका हुआ ढांचा, सड़क पर फैला हुआ खून और धुआं। निखिल ने तेजी से अपनी कार रोका और बिना किसी देरी के कार के बाहर निकला। विवेक, चांदनी। निखिल के होठों से धीमी आवाज में बस यही शब्द निकल पाए। उसके कदम डगमगाए, लेकिन उसने खुद को संभाला और दौड़ते हुए विवेक की कार के पास पहुंचा। विवेक का शरीर बिना हरकत के पड़ा हुआ था। उसका सिर एक तरफ लटका हुआ और खून बह रहा था। चांदनी की हालत भी ठीक नहीं थी। उसका सिर डैशबोर्ड से टकरा गया था और वो बेसुध सी पड़ी थी। ओ गॉड, ये क्या हो गया? निखिल की आवाज कांप रही थी। उसकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने तुरंत खुद को संभाला। विवेक, चांदनी। निखिल ने तेजी से दोनों के पास जाकर उनकी सांसें चेक की। दोनों की सांसें चल रही थी, लेकिन बहुत धीमी थी। तुम दोनों ठीक हो जाओगे, कुछ नहीं होगा, निखिल ने खुद को यह कहते हुए दिलासा दिया, हालांकि उसकी आवाज में घबराहट थी। निखिल ने तुरंत अपने फोन से एम्बुलेंस को कॉल किया। उसकी उंगलियां कांप रही थीं। जल्दी आओ प्लीज, जल्दी, उसने फोन पर एम्बुलेंस वाले को कहा। फिर से विवेक और चांदनी की ओर देखा। विवेक, चांदनी, तुम दोनों को कुछ नहीं होगा, मैं यहाँ हूँ। निखिल की आंखों से आंसू निकलने लगे, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। तूने ऐसा क्यों किया विवेक? निखिल की आवाज में दुख और गुस्सा साफ झलक रहा था। उसने अपने हाथों से विवेक के माथे पर बहते हुए खून को रोकने की कोशिश की। कुछ देर बाद हादसे की जगह पर सायरन की आवाज गूंजने लगी। एम्बुलेंस और पुलिस की गाड़ियां वहां पर पहुंच गईं। आसपास से कुछ लोग भी मदद के लिए दौड़े और कार के पास पहुंचे। एम्बुलेंस के कर्मचारी जल्दी जल्दी स्ट्रेचर और ऑक्सीजन मास्क लेकर दौड़े। उन्होंने सबसे पहले चांदनी को निकाला, जिसके सिर से खून बह रहा था, लेकिन वो हल्की हल्की सांस ले रही थी। इन्हीं सबके बीच अचानक चांदनी ने अपनी आंखें खोली और धीरे से अपनी पलकें झपकाई। पहले तो वो कुछ समझ नहीं पाई, फिर उसे कुछ कुछ याद आया। चांदनी ने घबराहट से अपने आसपास विवेक को देखने की कोशिश की और उसके सिर से खून बह रहा था और पूरी शर्ट लाल हो चुकी थी। चांदनी उसे आवाज लगाना चाहती थी, लेकिन उसके मुंह से शब्द ही नहीं निकल पाए और उसने अपनी आंखें बंद कर लीं। इसे जल्दी से अस्पताल ले चलो, एक पैरामेडिक ने कहा, और चांदनी को स्ट्रेचर पर लिटाकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। तभी दूसरे मेडिकल स्टाफ ने विवेक को बाहर निकालने की कोशिश की, जो बेहोशी की हालत में था। उसके सिर से खून बह रहा था और शरीर की हालत गंभीर दिख रही थी। इसकी हालत बहुत खराब है, एक डॉक्टर ने सीरियस होकर कहा। हमें जल्दी करना होगा, और विवेक को स्ट्रेचर पर रखकर एम्बुलेंस में डाल दिया गया। विवेक और चांदनी दोनों को जल्दी से जल्दी अस्पताल ले जाया गया। निखिल भी फौरन अपनी कार में बैठा और उनके पीछे चला गया। अस्पताल की इमरजेंसी वार्ड में चारों ओर हलचल मची हुई थी। डॉक्टरों ने तुरंत चांदनी का ट्रीटमेंट किया और उसे ऑब्जर्वेशन में रखा। उसकी सांसें धीरे धीरे नॉर्मल हो रही थीं। विवेक को इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में ले जाया गया। डॉक्टर ने एग्जामिन किया तो पाया कि उसके सिर की चोटें बहुत गंभीर हैं और उसे तुरंत सर्जरी की ज़रूरत है। डॉक्टरों की टीम ने जल्दी जल्दी ऑपरेशन की तैयारी शुरू कर दी। ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठा निखिल, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। वो घबराया हुआ सा बस अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रहा था। घर में सबको इन्फॉर्म करना होगा, निखिल ने खुद से कहा और सतीश को फोन लगाया।
आहूजा इंडस्ट्रीज। सतीश अपने केबिन में बैठा काम में डूबा हुआ था कि अचानक निखिल का फोन आया। हाँ निखिल बोलो, सतीश ने काम से ध्यान हटाते हुए कहा। दूसरी तरफ निखिल की आवाज कांप रही थी, मानो कुछ बहुत बुरा हुआ हो। भाई विवेक और चांदनी, निखिल के शब्द लड़खड़ा रहे थे। सतीश के दिल में एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसने चिंता से पूछा, क्या हुआ निखिल, इतना घबराया हुआ क्यों हुआ है? लेकिन निखिल की चुप्पी ने उसके डर को और बढ़ा दिया। निखिल क्या हुआ, बोलो। सतीश की आवाज तेज हो गई। अचानक निखिल ने किसी तरह कहा, भाई उनका एक्सीडेंट हो गया है। उसकी आवाज भारी हो गई और बाकी शब्द जैसे गले में ही अटक गए। निखिल की बात सुनकर सतीश का तो जैसे दिल ही बैठ गया। उसका दिमाग एक पल के लिए सुन्न हो गया था। भाई जल्दी आओ, दोनों की हालत बहुत खराब है, निखिल ने किसी तरह कहा और फोन पर हाथ रखकर रोने लगा। सतीश की सांसें रुक सी गईं। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने तुरंत खुद को संभाला और भागते हुए विकास जी के केबिन की ओर दौड़ा। जब सतीश विकास जी के केबिन में पहुंचा तो उसके चेहरे के भाव देखकर वो तुरंत समझ गए कि कोई गंभीर बात है। क्या हुआ सतीश, विकास जी ने बेचैनी से पूछा। तो सतीश ने बिना समय गंवाए उन्हें सारी बात बता दी। विकास जी की आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। उनका दिल जैसे एक पल के लिए रुक सा गया था। उनके मुंह से बस इतना निकला, मेरे बच्चे। उनकी हालत देखकर सतीश तुरंत उनके पास पहुंचा। डैड, सतीश ने विकास जी को सहारा देते हुए कहा, जिनके होंठ कांप रहे थे लेकिन शब्द नहीं निकल रहे थे। हमें जल्दी हॉस्पिटल चलना होगा, निखिल वहाँ अकेला है और बहुत घबराया हुआ है, सतीश ने समझाते हुए कहा। विकास जी ने बस हल्के से सिर हिलाया और दोनों बिना देरी किए हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। हॉस्पिटल में विकास जी सतीश भागते हुए हॉस्पिटल आए और जैसे ही वो ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंचे, उन्होंने निखिल को देखा जो मुरझाया सा वहां दीवार से लगकर खड़ा था। विकास जी को देखते ही निखिल से रहा नहीं गया और वो तुरंत उनके गले लगकर रोने लगा। डैड, वो दोनों सीरियस हैं। निखिल की आवाज कांप रही थी और विकास जी बेचारे सुन खड़े थे। सतीश ने उन दोनों को शांत रहने को कहा, लेकिन सतीश ही जानता था उसके लिए तो विकास और निखिल तो क्या, इस वक्त खुद को संभालना भी मुश्किल हो रहा था। तभी नर्स बाहर आई तो सतीश ने पूछा, विवेक और चांदनी कैसे हैं? नर्स ने उसे बताया कि दोनों का ट्रीटमेंट चल रहा है और हालत सीरियस है। नर्स की बात सुनकर तो विकास जी समेत सतीश और निखिल तीनों बहुत घबरा गए। निखिल की आंखों से फिर से आंसू निकलने लगे क्योंकि अब वो खुद को इस सब का जिम्मेदार मान रहा था। अगर मैंने चांदनी को सूट के लिए नहीं कहा होता तो ये सब नहीं होता, यह बोलकर निखिल ने खुद पर गुस्सा निकालने लगा। आहूजा बिला, जहाँ हॉस्पिटल में विवेक और चांदनी की हालत सीरियस है, वहीं बिला में माधुरी और भियान को इस बारे में कोई खबर नहीं है। माधुरी तो बस यही सोच रही है कि चांदनी अब तक आई क्यों नहीं। माधुरी काव्यांश और भियान के साथ हमेशा की तरह हॉल में बैठी है और उसकी आंखें बार बार दरवाजे की तरफ जा रही हैं। ये चांदनी अब तक आई क्यों नहीं, माधुरी ने कहा तो भियान बोला, भाभी गई कहाँ? माधुरी मुस्कुराते बोली, मेरी भोली देवरानी बहुत टैलेंटेड है, वो निखिल के साथ गई है शूट के लिए, मॉडल्स को गाइड करने। वाह, देखा लड्डू, तुम्हारी चाची कितनी ग्रेट है, बयान ने कहा तो माधुरी मुस्कुराने लगी। वो दोनों अपनी मस्ती में थे कि तभी वहां किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। ये कोई और नहीं, रियान है। विवेक और चांदनी कहाँ है? रियान ने आते ही पूछा तो माधुरी ने जवाब दिया, देवर जी ऑफिस होंगे और चांदनी वो निखिल के साथ सूट पर गई है। तो क्या वो दोनों अब तक घर नहीं आए? रियान ने फिर पूछा तो माधुरी सवालिया नजरों से उसे देखते हुए बोली, दोनों मतलब? मैं भी वहीं सूट पर ही था, तभी विवेक वहां आया और गुस्से से चांदनी के साथ कहीं चला गया। रियान की बात पर माधुरी और बियान दोनों हैरान हो गए कि विवेक गुस्सा क्यों हुआ। रियान ने तुरंत माधुरी और बियान दोनों को सब बता दिया कि आज सूट पर क्या हुआ और कैसे विवेक गुस्से से चांदनी के साथ कहीं चला गया। मैं बस यही देखने आया था कि चांदनी ठीक तो है, विवेक बहुत गुस्से में था, रियान ने कहा। माधुरी सोच में पड़ गई, कहीं देवर जी चांदनी पर ज्यादा गुस्सा ना कर रहे हो, क्योंकि कहीं ना कहीं वो विवेक के गुस्से का कारण समझ चुकी थी। माधुरी ने तुरंत चांदनी का फोन ट्राई किया, लेकिन उसका नंबर बंद था और विवेक को कॉल करने की हिम्मत उसमें या फिर बयान किसी में नहीं थी। माधुरी का चेहरा अब सीरियस हो गया। चांदनी का फोन बंद होना और विवेक का गुस्से में उसे ले जाना, दोनों ही बातें उसे बेचैन कर रही थी। रियान, तुम्हें और कुछ नहीं पता कि वो दोनों कहाँ गए?
माधुरी ने घबराते हुए पूछा। रेहान ने नामे से रिलाया। नहीं भाभी, मैं बस इतना जानता हूँ कि विवेक बहुत गुस्से में था। मुझे खुद समझ में नहीं आया कि अचानक उसे क्या हो गया। हम सिर्फ शूट कर रहे थे। माधुरी ने बेचैनी से कहा। ये गुस्सा देवर जी को ध्यान ही नहीं रहता वो क्या कर रहे हैं। बयान जो अब तक शांत था उसने कहा, भाभी हमें किसी से पूछना चाहिए कि वो कहाँ गए होंगे। बयान ने सलाह दी। माधुरी ने थोड़ी देर सोचा, फिर कहा, निखिल, शायद निखिल को कुछ पता हो। माधुरी तुरंत निखिल को कॉल लगाने लगी, लेकिन उसका फोन भी बंद था। अब माधुरी की बेचैनी और बढ़ गई। नहीं, ये सब ठीक नहीं लग रहा है। अगर निखिल भी सूट पर था और अब उसका फोन भी बंद है तो कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। माधुरी ने घबराहट से कहा। विहान ने भी हालात की गंभीरता को समझते हुए कहा, भाभी हमें कुछ करना होगा, हम ऐसे नहीं बैठ सकते। माधुरी ने हिम्मत जुटाते हुए विवेक को कॉल लगाने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। अब क्या करें? विहान ने पूछा। माधुरी कुछ सोचते हुए बोली, तुम्हारे भाई से बात करती हूँ, शायद उन्हें कुछ पता हो। उसकी बात पर विहान ने हाँ में से रिलाया। रेहान भी अब थोड़ा वरीड दिखने लगा था और मन में बोला, मैंने सोचा भी नहीं था कि यह सब इतना बिगड़ जाएगा। जैसा भाभी ने कहा, कहीं विवेक ने गुस्से में खुद को या चांदनी को तकलीफ ना दी हो। अब तीनों के मन में एक ही सवाल था, आखिर विवेक और चांदनी कहाँ है और क्या वो दोनों ठीक हैं? हॉस्पिटल में सतीश, जो थोड़ा डरा हुआ सा विवेक जी और निखिल को संभालने में लगा था, उसने ध्यान ही नहीं दिया कि उसका फोन रिंग हो रहा था। ये माधुरी का कॉल था और उसे देख सतीश समझ नहीं पाया कि क्या कहें, क्योंकि वो जान रहा था कि माधुरी चांदनी के बारे में ही पूछेगी। सतीश ने जैसे तैसे हिम्मत करके फोन उठाया और कुछ कहता कि माधुरी ही बोल पड़ी। देवर जी और चांदनी अब तक घर नहीं लौटे, आप कुछ पता कीजिए, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। देवर जी बहुत गुस्से में थे और अब दोनों का फोन बंद है। क्या हुआ होगा? उसकी बातों में डर और फिक्र दोनों थी। वो दोनों, सतीश ने धीरे से कहा और खामोश हो गया। क्या हुआ? आप चुप क्यों हो गए? माधुरी ने घबराते हुए पूछा, तो सतीश के मुंह से शब्द ही नहीं निकले। गोद भराई के दिन सतीश देख चुका था कि चांदनी को देखकर माधुरी की क्या हालत थी, और अब उसे कुछ भी कहने में सतीश को बहुत घबराहट हो रही थी। बोलिए, क्या हुआ? कहाँ है वो दोनों? माधुरी ने थोड़ा तेज आवाज में कहा। उसकी बातों में हल्का गुस्सा था, क्योंकि सतीश उसे पूरी बात नहीं बता रहा था। उनका एक्सीडेंट हुआ है, वो दोनों हॉस्पिटल में एडमिट हैं, सतीश ने धीरे से कहा, और इसी के साथ माधुरी के दिल की धड़कनें रुक सी गईं। क्या एक्सीडेंट? माधुरी ने चौंकते हुए कहा। यह बात सुनकर बयान और रियान भी एक पल को घबरा गए कि उन्होंने अभी क्या सुना। बयान घबराते हुए बोला, भाभी ये क्या कह रहे हैं आप? भाई और भाभी क्या हुआ उन्हें? बताओ ना भाभी। उसकी आवाज में डर के भाव साफ झलक रहे थे। बयान, देवर जी और चांदनी का एक्सीडेंट, वो भी अभी अस्पताल में है। माधुरी की आवाज टूट रही थी, जैसे वो भी खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी कुछ गिरने की आवाज आई। सबने पीछे मुड़कर देखा तो गायत्री जी सामने खड़ी थी और उनके हाथ से उनका पर्स छूट गया था। वो अभी अभी एनजीओ से लौटी थी और शायद उन्होंने माधुरी की बात सुन ली थी। क्या हुआ विवेक को? माधुरी, क्या कहा तुमने अभी? गायत्री जी मानो किसी सदमे में चली गई थी। माधुरी क्या हुआ, कुछ बोलो, गायत्री जी ने चिल्लाते हुए कहा। तो माधुरी ने उन्हें विवेक और चांदनी के बारे में बता दिया। माधुरी की बात सुनकर गायत्री जी का दिल बैठ सा गया। उनके हाथ कांपने लगे और उनकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो लड़खड़ाती हुई फर्श पर बैठ गईं। नहीं विवेक, मेरा बेटा, ऐसा नहीं हो सकता, उसे कुछ नहीं हो सकता। गायत्री जी की हालत देखकर माधुरी, बयान और रियान तीनों घबरा गए। वो उनकी तरफ दौड़े। मॉम, लेकिन गायत्री जी बेसुध हो चुकी थी। एक माँ का दिल मानने को तैयार नहीं था कि उनका बेटा खतरे में हो सकता है। गायत्री जी बेहाल हो चुकी थी, लेकिन बेटे की फिक्र ने उन्हें जैसे अचानक से हिम्मत दी। फिर एकदम से वो उठ खड़ी हुई और दौड़ते हुए दरवाजे की ओर भागी। मुझे हॉस्पिटल जाना है, मुझे मेरे बेटे के पास जाना है। गायत्री जी की आवाज में एक माँ का दर्द और चिंता साफ झलक रही थी। माधुरी, बयान और रियान गायत्री जी को रोकने के लिए पीछे भागे, लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी। तभी काव्यांश के रोने की आवाज आई, जो घर में हो रहे शोर की वजह से उठ गया था। तो माधुरी फौरन उसके पास भागी। रियान ने घबराए हुए बयान को देखा और कहा, मैं मामी को लेकर हॉस्पिटल जा रहा हूँ, तू भाभी के साथ रह, उनकी हालत भी ठीक नहीं है। इतना बोलकर वो गायत्री जी के पीछे दौड़ा। माधुरी खुद रोते हुए काव्यांश को सीने से लगाकर चुप कराने लगी और बयान तो बस घबराते हुए सबको समझने की कोशिश कर रहा था।
हॉस्पिटल में, जहाँ एक तरफ सतीश के लिए निखिल और विकास जी को संभालना मुश्किल हो रहा था, तभी उसे गायत्री जी की चीख सुनाई दी। विवेक कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? गायत्री जी की आवाज में गहरा दर्द और बेचैनी थी। वो भागती हुई ऑपरेशन थिएटर के पास पहुंची और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। मेरा बेटा, मेरा विवेक, मुझे अंदर जाने दो। उसे देखना है मुझे, अंदर जाने दो। गायत्री जी ने ऑपरेशन थिएटर के दरवाजे की तरफ बढ़ने की कोशिश की, लेकिन नर्स ने उन्हें रोक दिया। मैडम, आपको अंदर जाने की परमिशन नहीं है, ऑपरेशन चल रहा है, नर्स ने कहा। लेकिन गायत्री जी मानने को तैयार नहीं थी। नहीं मेरा बेटा, उसे कुछ नहीं हो सकता। उनकी आवाज गले से फूट रही थी। उनकी आंखों में डर और दर्द की लहर थी। सतीश और विकास जी ने तुरंत उन्हें पकड़ लिया और किसी तरह उन्हें शांत कराने की कोशिश की। मम प्लीज, विवेक ठीक हो जाएगा, उसे कुछ नहीं होगा। सतीश ने अपनी माँ को कसकर पकड़ा, लेकिन उनकी माँ के आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। क्या हो गया मेरे बच्चे को? उसकी हालत कैसे हो गई? गायत्री जी ने रोते हुए कहा और तुरंत विकास जी के पास बैठ गईं, जो खुद इस वक्त सदमे में थे। तभी अचानक ओटी से एक नर्स भागती हुई बाहर आई और वहां काफी अफरा तफरी होने लगी। ये देखकर गायत्री जी रोते हुए विकास जी को देखने लगी। सतीश और निखिल दोनों घबराने लगे। तभी एक नर्स वहां कुछ सामान लेकर अंदर जा रही थी, तो सतीश उसे रोकते हुए बोला, नर्स बताइए क्या हुआ है, क्यों इतनी अफरा तफरी है? सब ठीक तो है ना? पेशेंट की हालत ज्यादा बिगड़ रही है, नर्स ने कहा। तो गायत्री जी ने अपना आपा खो दिया और घबराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मेरे बेटे को कुछ नहीं हो सकता। गायत्री जी बहुत ज्यादा हाइपर होने लगी, तो विकास जी धीरे से बोले, शांत हो जाओ। गायत्री जी विकास जी की बात काटते हुए बोली, कैसे शांत हो जाऊं? मेरा बेटा जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है और कोई मुझे अंदर नहीं जाने दे रहा। विकास जी ने गायत्री जी को अपने गले से लगा लिया। उनके खुद के आंसू भी बहने लगे। शांत हो जाओ, उन्होंने कहा, लेकिन उनकी खुद की आवाज भी कांप रही थी। रियान बस सामने खड़ा बस सबको देख रहा था, और भले ही विवेक से उसे प्रॉब्लम थी, भले ही वो उसे पसंद नहीं करता था, लेकिन आज उसे इस हाल में देखकर उसे भी तकलीफ हो रही थी। कुछ घंटों बाद डॉक्टर बाहर आए और सतीश से बोले, आपके भाई की कंडीशन अब स्टेबल है, लेकिन उन्हें सीरियस इंजरी हुई है, होश में आने में समय लग सकता है। तब तक हमें उन्हें अंडर ऑब्जर्वेशन रखना होगा। चांदनी भी अब खतरे से बाहर है और हम उम्मीद करते हैं कि जल्दी उन्हें होश आ जाएगा। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। डॉक्टर की इस बात ने परिवार की चिंता को थोड़ा कम किया, लेकिन सबकी नजरें अब भी आईसीयू की ओर थी। किसी तरह कुछ वक्त बीत गया, तो सतीश ने विकास से कहा, डैड, आप मम के साथ घर जाओ, यहाँ मैं संभाल लूंगा। सतीश और कुछ कहता कि गायत्री जी नाराज होकर बोली, मैं कहीं नहीं जाऊंगी, मेरे बच्चे को देखे बिना मैं नहीं जाने वाली। उनकी आवाज में एक तड़प और अपने बेटे के लिए दर्द साफ नजर आ रहा था। विकास जी समझाते हुए बोले, देखो अभी डॉक्टर ने कहा है वो ठीक है, ऐसे परेशान रहोगी तो कैसे चलेगा? घर में माधुरी भी अकेली है, हमें उसे भी संभालना होगा। गायत्री जी कुछ पल शांत हो गईं, क्योंकि उन्हें भी याद है गोद भराई के दिन माधुरी कितनी परेशान थी, और अब तो उसके साथ काव्यांश भी है। उसके बारे में सोचकर उन्होंने खुद को कुछ संभाला, लेकिन उनका मन विवेक की तरफ ही जा रहा है। सतीश ने समझाया, मॉम प्लीज बात समझो, हम यहाँ हैं। उसकी बात पर गायत्री जी ने धीरे से हाँ कहा और विकास जी के साथ जाने के लिए मान गई। तभी सतीश को माधुरी का कॉल आया, वहाँ सब ठीक तो है ना? माधुरी की आवाज में घबराहट साफ थी। तभी सतीश ने फोन की दूसरी तरफ से काव्यांश की रोने की आवाज सुनी और उसकी चिंता और बढ़ गई। काव्यांश इतना क्यों रो रहा है? सतीश ने पूछा, तो माधुरी परेशान होकर बोली, बच्चा शाम से ही बहुत ज्यादा रो रहा है, शायद वो भी समझ गया कि उसके चाचा चाची। माधुरी इतना ही बोल पाई और रोने लगी। तभी बियान ने फोन लिया और कहा, भाई आप कब तक आ रहे हो? उसकी आवाज से भी घबराहट का पता चल रहा था। सतीश ने गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए कहा, बियान टेंशन मत लो, मम डैड आ रहे हैं। और उसने फोन काट दिया। पास खड़े रियान ने कहा, भाई मैं और निखिल हैं यहाँ पर, आप घर जाओ, भाभी बहुत परेशान हो रही होंगी। रियान का ऐसा कहना सतीश को बहुत रिलीफ दे रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं उसे भी माधुरी की बहुत फिक्र हो रही थी। भाई आप जाओ, हम देख लेंगे, निखिल ने सतीश को समझाते हुए कहा। सतीश ने सहमति में सिर हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में चिंता और अनकही बातें साफ दिखाई दे रही थी। रियान ने सतीश को फिर समझाने की कोशिश की, तो वो मान गया और विकास गायत्री जी के साथ
घर वापस चला गया। अहूजा बिला इसी तरह कुछ वक्त और निकल गया। जहाँ माधुरी पूरा टाइम गायत्री जी के गले लगकर बैठी रही, तो भाई ध्यान विकास जी के पास रहा। और सतीश वो बस काव्यांश को गोद में लिए नम आंखों से सबको देखता रहा। हॉस्पिटल में अगले दिन चांदनी की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। उसके चारों ओर हॉस्पिटल की सफेद दीवारें, मशीनों की लगातार बीप की आवाजें और अजनबी सी गंध उसे महसूस हो रही है। उसके सिर में हल्का भारीपन है और वो पूरे शरीर में दर्द महसूस कर रही है। उसने उठने की कोशिश की, लेकिन थकावट और कमजोरी के कारण वो उठ नहीं पा रही है। पास खड़ी नर्स जो उसकी हालत को मॉनिटर कर रही थी, तुरंत उसकी ओर बढ़ती है। मैम प्लीज आप हिलने की कोशिश मत कीजिए, आपको पूरी तरह आराम करना है। नर्स ने उसे समझाया। चांदनी की आंखों में हलचल बढ़ने लगती है। उसे चारों ओर कुछ भी साफ नजर नहीं आ रहा था, जैसे वो अभी भी किसी बुरे सपने में हो। उसकी धड़कनें तेज हो जाती हैं और वो कांपते हुए बोलती है, मेरे हस्बैंड वो कहाँ हैं? मुझे उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है। उसकी आवाज़ में एक गहरी बेचैनी थी। नर्स ने उसकी आवाज़ समझते हुए नर्म आवाज़ में कहा, मैम आपके हस्बैंड ठीक है, लेकिन उन्हें होश में आने में थोड़ा समय लगेगा। ये सुनकर चांदनी की आंखों में चिंता की चमक और भी बढ़ गई। आप प्लीज आराम करें, हम जल्दी आपको उनके पास ले जाने की कोशिश करेंगे। नर्स ने उसे दिलासा दिया और धीरे धीरे कमरे से बाहर चली गई। बाहर जाते ही नर्स ने निखिल और रियान को बताया, चांदनी को होश आ गया है, आप अब उनसे मिल सकते हो। निखिल बिना किसी और बात के तुरंत अंदर भागा। रियान उसके पीछे पीछे आया। चांदनी की हालत देखकर निखिल का दिल बैठ गया, लेकिन उसने अपने आंसुओं को किसी तरह रोक लिया। यह सब भले ही पहली बार का नहीं था, फिर भी उसे अपनी बहन को इस हाल में देखकर तकलीफ हो रही थी। निखिल चांदनी के करीब आया और उसके सिर पर हाथ रखा। चांदनी, उसने धीमी आवाज में कहा। चांदनी ने थकावट भरी आंखें खोली। भाई वो कहाँ है? मुझे उनसे मिलना है। उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि निखिल के दिल में दर्द का तूफान उमड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए कहा, तुम आराम करो, वो ठीक हो जाएगा। भाई ये सब मेरी वजह से हुआ है, अगर मैंने उन्हें बताया होता तो ये सब नहीं होता। चांदनी ने रोते हुए कहा। तो निखिल ने मन में कहा, गलती तो मेरी भी है, मैंने भी तो नहीं बताया। इसी तरह 2-3 दिन निकल गए। चांदनी की हालत अब काफ़ी हद तक ठीक है। हालांकि अभी तक वो विवेक से नहीं मिली है, लेकिन डॉक्टर का कहना है उसकी हालत में अच्छी इम्प्रूवमेंट है और जल्दी होश में आने की संभावना है। 3 दिन बाद विवेक की आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। वो दर्द और थकावट से भरी हुई आंखों से आसपास देखता है। उसके चारों ओर हॉस्पिटल की सफ़ेद दीवारें, मेडिकल मशीनें और डॉक्टर नर्स की हलचल है। उसकी नज़रें छत पर टिक गईं, जैसे कुछ ढूंढ रही हो, लेकिन सब कुछ धुंधला सा लग रहा था। विवेक, विवेक क्या आप मुझे सुन सकते हैं? डॉक्टर ने उसकी पल्स चेक करते हुए धीरे से पूछा। विवेक ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, लेकिन उसकी आंखों में खालीपन और उलझन थी। उसने आसपास देखा, फिर अपनी धीमी और कमजोर आवाज में पूछा, मैं हॉस्पिटल में क्यों हूँ? डॉक्टर ने उसकी रिपोर्ट चेक की और कहा, विवेक आपका एक्सीडेंट हुआ था और आप कुछ दिनों तक बेहोश रहे। आपको कुछ याद है? विवेक ने अपनी भौहें सिकोड़कर ध्यान से सोचने की कोशिश की, लेकिन उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैं कुछ याद नहीं कर पा रहा। मुझे क्या हुआ था? उसकी आवाज में उलझन और घबराहट थी। बाहर विकास जी और परिवार के अन्य सदस्य घबराए हुए थे। एक नर्स बाहर गई और उसने खुशखबरी दी कि विवेक को होश आ गया है। इस खबर को सुनते ही सभी के चेहरों पर राहत और खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन माधुरी ने रियान को बाहर रुकने को कहा। उसे डर था कि विवेक उसे यहाँ देखकर न जाने कैसे रिएक्ट करेगा। निखिल तुरंत अंदर दौड़ा। विवेक का हाथ पकड़ते उसकी आंखों में आंसू आ गए थे। उसने रोते हुए कहा, विवेक तू ठीक है? हम सब तेरे लिए कितना परेशान थे, तू जानता नहीं हम कितना घबराए थे। विवेक हल्का सा मुस्कुराया कि तभी उसके सर पर किसी ने प्यार से हाथ फेरा। यह गायत्री जी थी, जिनकी आंखें नम थीं, लेकिन दिल में अपने बेटे के ठीक होने की बेहद खुशी थी। गायत्री जी भावुक होकर बोली, विवेक बेटा, वो अपने आंसू रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन शब्द गले में ही रह गए थे। चांदनी और बयान हॉस्पिटल के कॉरिडोर में तेजी से चल रहे थे। चांदनी की धड़कनें बेतहाशा बढ़ रही थी। उसकी आंखों में आंसू और उम्मीद की चमक थी। उसे बस एक ही ख्याल था, विवेक को ठीक देखना। जैसे जैसे वो उसके कमरे के करीब आई, उसकी सांसें तेज होने लगीं। जब चांदनी कमरे में आई, उसकी आंखें विवेक पर टिक गईं। वो धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ी और उसके दिल की धड़कन जैसे जोर जोर से कानों में गूंज रही हो, मानो वो अपने सारे दर्द भूलकर
बस विवेक को अपने करीब महसूस करना चाहती थी। लेकिन विवेक की नजरें कुछ अजीब थीं। उसने चांदनी को देखा, जैसे वो एक अनजान चेहरा हो। उसकी नजरों में ना कोई पहचान थी, ना ही कोई भाव। चांदनी विवेक के करीब आई। उसकी आंखों में आंसू भर आए थे और उसने कांपती हुई आवाज में पूछा, आप ठीक हो? मैंने बहुत इंतजार किया। उसकी आवाज में बेहिसाब बेताबी और प्यार था। तुम कौन हो? विवेक ने अपनी भौहें सिकोड़ ली। उसकी आंखों में उलझन साफ झलक रही थी। उसकी आवाज में ठंडापन था, जैसे कोई अजनबी बोल रहा हो। चांदनी का चेहरा एक पल में पीला पड़ गया। उसका दिल धकसा रह गया, लेकिन उसने खुद को संभालते हुए धीमे से कहा, मैं चांदनी, आपकी पत्नी। व्हाट? हाउ कैन इट बी पॉसिबल? तुम मेरी वाइफ नहीं हो सकती। मेरी शादी कब हुई? विवेक की आंखों में गुस्से की चमक थी और उसने चौंकते हुए जवाब दिया। चांदनी की आंखों से आंसू छलक पड़े। उसकी आवाज कांप रही थी। देखिए, मुझे पता है आप नाराज हैं, लेकिन ऐसा तो मत कहिए। विवेक की आंखों में अभी वही अजनबीपन था। उसकी आवाज गुस्से से और सख्त हो गई। लिसन, तुम जो भी हो, मैं तुम्हें नहीं पहचानता। तुम कौन हो और ये सब झूठ क्यों बोल रही हो? चांदनी का तो दिल ही जैसे टूट गया। वो धीरे से पीछे हट गई। उसकी आंखों में दर्द और निराशा थी। विवेक की यह सख्त बात उसके दिल के किसी कोने में गहरी चोट कर गई थी। तभी विकास जी जो सामने खड़े थे, उन्होंने विवेक के कंधे पर हाथ रखा। विवेक, शांत हो जाओ बेटा, ये चांदनी है, तुम्हारी पत्नी। लेकिन विवेक ने धीरे से विकास जी का हाथ हटाते हुए कहा, डैड प्लीज, मुझे ऐसा कुछ याद नहीं है। मैं इसे नहीं जानता, ये कौन है? निखिल जो अब तक सब कुछ देख रहा था, उसके लिए सब सहना मुश्किल हो रहा था। उसने बीच में पड़कर विवेक को शांत करने की कोशिश की और कहा, विवेक देख, मैं समझता हूँ तू चांदनी से नाराज था, लेकिन तू चांदनी को इस तरह की बातें मत बोल। वो भी तेरे लिए उतनी ही परेशान है जितने हम सब। लेकिन विवेक ने निखिल की बात को काटते हुए तेज आवाज में कहा, नहीं निखिल, मैं इस लड़की से क्यों नाराज होने लगा जब मैं इसे जानता ही नहीं? और तू क्यों इसकी साइड ले रहा है? विवेक की बात पर कमरे में एक सन्नाटा सा छा गया। चांदनी जो अब तक विवेक के गुस्से और शब्दों से टूट चुकी थी, उसने निखिल की तरफ देखा। उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। गायत्री जी ने विवेक के गुस्से को देखते चांदनी को धीरे से बाहर ले जाने का इशारा किया, तो निखिल ने चांदनी को संभाला और बाहर लेकर चला गया। भाई, मैंने तो सोचा था कि मुझे देखकर वो बहुत खुश होंगे, लेकिन अब वो मुझे पहचानते भी नहीं। वो मुझसे इतना नाराज है, मुझे अपनी पत्नी मानने से इनकार कर रहे हैं। चांदनी ने रोते हुए कहा। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे हैं। विवेक की बातें सुनकर सभी हैरान थे कि वो ऐसा क्यों बोल रहा है। गायत्री जी, सतीश, माधुरी और बयान बस यह समझने की कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ हो क्या रहा है। वहां खड़ा डॉक्टर जो तब से सब ऑब्जर्व कर रहा था, उसने सतीश से कहा, आप मेरे साथ चलो, आपसे कुछ बात करनी है। वो काफी सीरियस था, जिसे देख सतीश भी परेशान हो गया। व्हाट हैपेंड डॉक्टर? सतीश ने चिंता करते हुए पूछा। तो डॉक्टर बोले, विवेक अब खतरे से बाहर है। लेकिन लेकिन क्या? सतीश ने घबराते हुए पूछा। विवेक को सर पर गहरी चोट लगी है। वो काफी गंभीर है और जिसकी वजह से उनकी याददाश्त पर असर पड़ा है। उन्हें हाल फिलहाल में हुई घटनाएं याद नहीं है। अपना एक्सीडेंट, चांदनी, अपनी शादी, उन्हें कुछ नहीं याद है। डॉक्टर की बात सुनकर सतीश का चेहरा चिंता से भर गया। तो उसने कहा, तो अब क्या डॉक्टर? डॉक्टर समझाते हुए बोले, हमें नहीं पता कि ये मेमोरी लॉस कब तक रहेगा। पॉसिबल है कि यह टेम्परेरी हो। अच्छी बात तो यह है कि वो आप सबको पहचान रहा है। सतीश ने हाँ में से हिलाया तो डॉक्टर काफी सीरियस होकर बोले, याद रहे, किसी भी तरह का मेंटल स्ट्रेस उनके लिए डेंजरस हो सकता है। फिलहाल हमें बहुत सावधानी से उन्हें संभालना होगा और धीरे धीरे चीजें याद दिलानी चाहिए। सतीश ने डॉक्टर की बात सुनी और फिर उसके चेहरे पर डर और चिंता के भाव आ गए। सतीश वापस आया और उसने सबको डॉक्टर की बात बताई। सबके चेहरे बिल्कुल खामोश हो गए। सब हैरानी से सतीश की बात सुनने लगे। चांदनी जो भी ये सोचकर परेशान थी कि विवेक उससे नाराज है इसलिए ऐसा कर रहा है, लेकिन अब सच जानकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके अंदर सब कुछ बिखरने लगा। उसके दिल की धड़कनें तेज हो गईं और उसे लगा जैसे उसके जीवन का सबसे जरूरी हिस्सा उससे हमेशा के लिए दूर हो गया हो। कैसे भूल सकते हैं वो मुझे? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, चांदनी ने घबराते हुए कहा। उसके हाथ पैर कांपने लगे। अचानक उसकी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो बेहोश हो गई। चांदनी की हालत देखकर निखिल की सांसें थम सी गईं। चांदनी, देखो मेरी तरफ। उसकी आवाज कांप रही थी
और उसकी आंखों में घबराहट साफ नजर आ रही थी। निखिल ने चांदनी को गोद में उठाया और वार्ड में लेकर गया, फिर बेड पर लेटा दिया। नर्स तुरंत उसे एग्जामिन करने लगी और बोली, चांदनी स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो गई है, कुछ देर में इन्हें होश आ जाएगा। माधुरी के दिल पर तो जैसे एक भारी पत्थर रखा था। उसकी आंखें कभी विवेक को तो कभी चांदनी को देखकर भर आई थी, लेकिन वो शब्दों में बयान नहीं कर सकी। सतीश उसकी आंखों में छिपे दर्द को महसूस कर रहा था, इसलिए वो खुद हॉस्पिटल में रुका और बाकी सबको घर जाने को कहा। क्योंकि काव्यांश भी अब रोने लगा था। विकास जी वहीं रुकना चाहते थे, लेकिन सतीश समझाते हुए बोला, डैड विवेक ठीक है और चांदनी बस स्ट्रेस की वजह से फेंट हो गई। आप सब घर जाओ, हम हैं यहाँ पर। उसकी बात पर सब घर चले गए। हॉस्पिटल में सतीश, निखिल और रियान तीनों हैं और परेशान है। रियान भी तब से यही है और भले ही उस पर किसी ने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन वो यहाँ हर चीज़ में सबके साथ है। तभी रियान को याद आया, उसने कहा, निखिल इस वीक शो होना है। उसकी बात पर निखिल अपना सिर पकड़ते हुए बोले, मेरे अपनों से ज़्यादा मेरे लिए कुछ ज़रूरी नहीं है। निखिल इस शो के लिए तुमने बहुत मेहनत की है, उसे स्पॉइल मत करो, सतीश ने समझाया। मेरा दोस्त, मेरी बहन यहाँ इस हालत में है, उन्हें छोड़कर कैसे चला जाऊं भाई, निखिल ने कांपते हुए कहा। तो सतीश ने उसके कंधे पर हाथ रखा। निखिल का गला सूख गया था। वो कांपती आवाज में बोला, भाई अगर मैंने विवेक को उस सूट के बारे में बताया होता तो शायद सब कुछ ठीक रहता। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। निखिल, खुद को मत कोसो, जो होना था वो हो गया। हमें अब उन्हें वापस उनकी जिंदगी में लाने की कोशिश करनी है, सतीश ने धीरे से कहा। उसकी आवाज में दर्द और मजबूती दोनों थी। लेकिन फिर भी निखिल, शो का क्या? एक बार मैनेजर से बात कर लो ताकि वो शो पोस्टपोन कर दे, रियान ने कहा। तो निखिल ने बस हाँ में सिर हिलाया। कुछ देर में रियान भी वहां से चला गया, क्योंकि वो भी 2-3 दिन से यहीं है, इसलिए सतीश ने उसे आराम करने को कहा। रात के वक्त नैना के घर पर रियान हॉस्पिटल से सीधा यहीं आ गया था और नैना के सामने बैठा ड्रिंक कर रहा है। उसका चेहरा देखकर नैना ने पूछा, तुम्हें क्या हुआ? रियान ने एक गहरी सांस ली और बिना देरी के नैना को सब बता दिया। विवेक का एक्सीडेंट हुआ है एंड ही लॉस्ट हिज मेमोरी। चांदनी भी उसके साथ थी, लेकिन वो ठीक है। उसकी बात सुनकर नैना बहुत शॉक्ड हो गई। वाट? नैना ने हैरानी से कहा, लेकिन ये सब हुआ कैसे? तो रियान ने जो कुछ सूट पर हुआ बता दिया और खामोश हो गया, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है रियान? तुम विवेक से नफरत करते हो, लेकिन फिर भी आज कुछ अलग लग रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इसके इस हाल को देखकर तुम्हारा दिल बदल रहा है? नैना ने उसका मन जांचते हुए कहा। रियान ने अपनी नजर झुका ली और धीरे से कहा, शायद तुम सही हो, मैं उसे हराना चाहता था, लेकिन आज उसे इस हालत में देखकर मुझे सच में बुरा लगा। नैना ने उसके करीब आकर उसका हाथ पकड़ लिया और कहा, अगर तुम कमजोर पड़ गए तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती होगी। याद रखो, विवेक ने तुम्हें कभी भाई की तरह नहीं देखा। उसके लिए तुम हमेशा से एक दुश्मन ही रहे हो। इस दुश्मनी का कारण भी तो तुम ही हो। रियान ने गुस्से से नैना को ताना कसते हुए कहा। नैना रियान की बात सुनकर कुछ पल के लिए सोच में पड़ गई। फिर उसने धीमे से मुस्कुराते हुए कहा, इसका मतलब अब तुम उसे हराना नहीं चाहते? विवेक की मेमोरी जा चुकी है, यह तो हमारे लिए फायदे का सौदा हो सकता है। रियान ने ड्रिंक का गिलास मेज पर रखते हुए कहा, फायदा? मेमोरी जाने का मतलब यह नहीं कि विवेक की ताकत कम हो गई है। उसके अंदर आज भी वो आग मौजूद है। उसकी बातों में एक कॉन्फिडेंस था। नैना ने सवालिया नजरों से रियान को देखा, तो वो फिर बोला, मैं इतना कमजोर नहीं हूँ कि विवेक की इस हालत का फायदा उठाऊं। हाँ, मेरे और विवेक के बीच में प्रॉब्लम है, लेकिन अगर अब मैं उसे प्रॉब्लम दूंगा तो मुझे खुद तकलीफ होगी। नैना ने अपने होठों पर एक सातिर मुस्कान लाते हुए धीरे से कहा, लगता है एक भाई का खून दूसरे भाई के लिए बोल रहा है। रियान ने गुस्से से उसकी तरफ देखा। हाँ, विवेक से मेरा रिश्ता बदलेगा तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है अब तुम उसका फायदा उठाना चाहती हो। नैना ने थोड़ी देर तक चुप रहकर रियान की आंखों में झांका, फिर थोड़ा नरम होकर बोली, तुम सही हो रियान, अब हमें ऐसे खेल खेलने की जरूरत नहीं है। विवेक अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है और शायद हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। शायद मैं कुछ पल के लिए सेल्फिश हो गई थी। रियान नैना की बातों पर गौर करते हुए उसकी ओर देखता रहा। वो थोड़ा शांत होता नजर आया, लेकिन उसके मन में अभी नैना को लेकर डाउट था। नैना ने उसके हाथ पर हाथ रखते हुए कहा, जो सही लगता है वो करो। हम अब एक नई शुरुआत कर सकते हैं, बिना पुरानी दुश्मनियों के।
तुमने हमेशा सही कहा है और अब मुझे समझ में आया कि यही सही रास्ता है। रियान ने गहरी सांस ली और फिर हल्की मुस्कान दी। फिर उसने सोफे के हेड से अपना सिर टिकाया और आंखें बंद की। लेकिन जैसे ही रियान ने आंखें बंद की, नैना की मुस्कान गहरी हो गई। उसके मन में एक और सातिर प्लान बनने लगा। तुम जो चाहो कर लो रियान, पर मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ। अगर तुम मेरे साथ नहीं हो तो मैं अकेले ही इस खेल को अंजाम तक ले जाऊंगी। हॉस्पिटल में निखिल और सतीश विवेक के पास बैठे हैं, जो दवाई के नशे से गहरी नींद में है। भाई विवेक को चांदनी याद आ जाएगी ना? निखिल ने थकान और निराशा भरी आवाज में कहा। सतीश ने एक गहरी सांस ली और कहा, पता नहीं निखिल, लेकिन अगर उसे याद नहीं आया तो शायद विवेक कभी प्यार पर भरोसा नहीं कर पाएगा। हम उसकी मुस्कान खो देंगे। निखिल ये बात सुनकर बहुत दुखी हुआ और एकटक विवेक का चेहरा देखने लगा। वो बीच बीच में जाकर चांदनी के पास भी गया, जो खुद बिल्कुल मुरझाई हुई सी बेहोश लेटी थी। मैं कितना खुश था दोनों के लिए, शायद मेरी ही नजर लग गई, निखिल ने दुखी होकर कहा और उसकी आंखें नम हो गईं। कुछ दिन बाद विवेक और चांदनी दोनों आज घर आ रहे हैं। डॉक्टर के हिसाब से विवेक को कुछ दिन और यहीं रहना था, लेकिन वो किसी की बात मानने को तैयार नहीं है। वहीं चांदनी को पहले ही घर जाने की परमिशन दे दी गई थी, लेकिन वो विवेक के साथ ही वापस जाना चाहती थी, इसलिए वो अब तक यहीं रुकी थी। चांदनी उस दिन के बाद से विवेक के सामने कम ही आती थी। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से उसे किसी तरह का स्ट्रेस हो। विवेक वो तो अभी भी ये मानने को तैयार नहीं है कि उसकी कभी शादी हुई और चांदनी उसकी पत्नी है। उसे स्ट्रेस ना हो यही सोचकर घर के सभी लोग उससे इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहते और सब जान रहे हैं वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। अहूजा बिला शाम के वक्त विवेक चांदनी के साथ सतीश और निखिल एक साथ घर वापस आए। जैसे ही विवेक दरवाजे तक पहुंचा तो देखा गायत्री जी पूजा की थाली लेकर सामने खड़ी थी। व्हाट इज द मम? विवेक की बात पर गायत्री जी नाराज होकर बोली, आज मेरा बेटा घर आया है, इतना भी ना करो। उनकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों के भाव छिपे हुए थे। उन्होंने बड़ी खुशी से अपने बेटे की नजर उतारी, फिर उसे अंदर आने को कहा। गायत्री जी समेत सभी विवेक के आने से बहुत खुश हैं। तो वहीं सतीश के दिल में भी एक अलग सी खामोशी थी। वो जानता था कि विवेक के लिए चांदनी को पहचानना आसान नहीं होगा, लेकिन वो हर हाल में अपने भाई के साथ खड़ा था। विवेक के जाते ही चांदनी भी अंदर आई और किसी कोने में जाकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में दर्द और दिल में बेचैनी थी। वो जानती थी कि अगर विवेक की यादें वापस नहीं आई तो वो उसे हमेशा के लिए खो देगी। हर बार जब वो विवेक को देखती, उसका दिल टूट सा जाता था, लेकिन वो अपने आंसुओं को छिपाने की पूरी कोशिश कर रही थी। विवेक की नजरें भी बार बार चांदनी पर जा रही थीं। उसे नहीं समझ में आ रहा था कि क्यों, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो रही थी। ये लड़की कौन है? क्यों इसकी मौजूदगी मुझे इतना परेशान कर रही है? वो खुद से सवाल पूछ रहा था, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। चांदनी को लेकर विवेक के मन में कुछ तो था जो उसे परेशान कर रहा था। उसकी धड़कनें बढ़ने लगी थी। वो जैसे इस ख्याल को अपने दिमाग से हटाने की कोशिश कर रहा था। वो एकदम से खड़ा हुआ और जाने लगा। निखिल फौरन उसके पीछे गया, लेकिन विवेक ने हाथ से इशारा किया और किसी से कुछ कहे बिना सीधा अपने कमरे में चला गया। कमरे में कदम रखते ही विवेक को ऐसा लगा जैसे इस कमरे में कुछ अनजाना सा जुड़ा हुआ है। एक एहसास जिसे वो समझ नहीं पा रहा था। हल्की भीनी सी महक उसके अंदर हलचल पैदा कर रही थी, जैसे किसी की याद का बसेरा हो। ये महक, ये इतनी जानी पहचानी क्यों लग रही है? विवेक ने खुद से कहा और फिर उसने बेड की ओर देखा। फिर बालकनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसने फूल को देखा, झूले को देखा और वहां लगे प्लांट्स को देखा। उसकी आंखें हर उस जगह पर टिक रही थी जहाँ कभी चांदनी की मौजूदगी थी। वो यहाँ बिल्कुल अकेला है, फिर भी किसी के होने का एहसास उसे बार बार महसूस हो रहा था। किसी की हंसी, एक अनजाना सा चेहरा और उसके साथ बिताए वो पल सब धुंधले हो चुके थे। मगर यहाँ कुछ तो था जो आज भी उसकी यादों से गया नहीं था। जैसे ही उसकी नज़र दीवार पर पड़ी, वो हैरान रह गया। वहाँ एक फोटो लगी थी जिसमें विवेक और चांदनी थे। उसे देख उसका दिल जोर से धड़कने लगा और उसके माथे पर पसीना आ गया। ये कैसे हो सकता है? उसने तस्वीर की ओर कदम बढ़ाए, लेकिन जैसे जैसे वो करीब जाता, उसकी धड़कनें और तेज हो रही थी। उसे अपने सिर में एक तेज दर्द महसूस हुआ, मानो चांदनी से जुड़ी उसकी सारी यादें उसके सामने आ रही हों। लेकिन वो कुछ समझ नहीं पा रहा था।
विवेक ने चिल्लाते हुए कहा, यह सब झूठ है, कोई नहीं लगती है मेरी। उसकी तेज आवाज सुनकर निखिल भागता हुआ उसके कमरे में आया और उसकी हालत देखकर घबरा गया। विवेक, क्या हुआ? निखिल ने घबराते हुए कहा तो विवेक ने बस उसे फोटो की तरफ इशारा किया और उसकी आंखें बंद होने लगी। निखिल ने विवेक को संभालते हुए बेड पर लिटाया और मुड़कर देखा। अब तक सभी विवेक के कमरे में आ चुके थे और उसकी हालत देखकर बहुत घबरा गए थे। ये फोटो यहाँ किसने लगाई? निखिल ने गुस्से से कहा। तो गायत्री जी धीरे से बोली, बेटा ये मैंने लगवाई है, ताकि विवेक को। गायत्री जी की बात काटते हुए निखिल नाराज होकर बोला, मम, विवेक को अभी बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। इस तरह अचानक चांदनी को याद करने से देखा आपने कैसे वो पैनिक हो गया। निखिल की बात सबको सही लगी और सतीश भी समझाते बोला, मम, टाइम के साथ विवेक को सब याद आ जाएगा, उसे किसी चीज के लिए फोर्स मत करो। गायत्री जी ने नम आंखों से बस हाँ में सिर हिलाया। चांदनी बेचारी तो बस सबके पीछे खड़ी विवेक को ही देख रही थी। उससे अपने जज्बात संभाले नहीं गए तो वो तुरंत भागती हुई नीचे गार्डन में चली गई। उसका दिल बहुत ज्यादा दुख रहा था और उसने अपना चेहरा अपने हाथों में छुपा लिया और उसके आंसू उसके हाथों के बीच से झलक रहे थे। सोचा था कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन लगता है कि मेरे अंदर सब कुछ टूट गया है। समझ नहीं आ रहा कि यह सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। प्यार की राहों में मुझे इतने कांटों का सामना क्यों करना पड़ता है। चांदनी रोते हुए खुद से ये सब कह रही थी, तभी किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। उसने मुड़कर देखा तो यह माधुरी थी और बिना वक्त गंवाए चांदनी झट से उसके गले लगकर रोने लगी। भाभी, ये मुझे बिल्कुल भूल गए हैं, देखा आपने, उन्हें मैं याद ही नहीं हूँ। चांदनी ने रोते हुए कहा। माधुरी ने चांदनी को कसकर गले से लगाया और कहा, देखो मैं जानती हूँ कि यह समय तुम्हारे लिए बहुत कठिन है, लेकिन तुम्हें अपने आप को संभालना होगा। तुम्हारे बिना देवर जी को कौन संभालेगा। माधुरी की आवाज में एक मजबूती थी जो चांदनी को थोड़ा सुकून देती थी। चांदनी को शांत हुई तो माधुरी फिर बोली, प्यार के लिए लोग क्या कुछ नहीं करते और तुम इतने में ही डर गई। ये सब वक्त के साथ ठीक हो जाएगा, तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। और वो चांदनी की पीठ थपथपाने लगी। नहीं भाभी, बस उन्हें इस हाल में नहीं देख सकती। मैं तो खुद उनके सामने नहीं आ रही ताकि उन्हें कोई तकलीफ ना हो। चांदनी ने रोते हुए कहा तो माधुरी बस उसे शांत कराने लगी। कुछ देर में माधुरी और चांदनी अंदर गई तो सब हॉल में बैठे थे। निखिल कुछ नाराज था और गुस्से से किसी सर्वेंट से बोला, अभी के अभी उस फोटो को विवेक के कमरे से बाहर करो। उसकी आवाज में विवेक को लेकर चिंता और गुस्सा था। निखिल की बात पर सर्वेंट ने तुरंत वो फोटो वहां से हटा दी। सतीश भी समझ रहा था कि निखिल विवेक को लेकर बहुत ज्यादा वरीड है, इसलिए उसने भी बिना कुछ कहे निखिल को अपने मन की करनी दी। नेक्स्ट पार्ट।